हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल राधु। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम जुड़ चुके हैं लॉ के लेक्चर्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये काफ़ी समय से आपको नहीं मैं लेक्चर्स लॉ के दे रहा था, क्योंकि मैथ के ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन अब साथ में लॉ भी है। लॉ को भी आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये भी ख़त्म करना ज़रूरी है जल्दी, क्योंकि इसका 2 पार्ट होते हैं, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए आपको फिर सोचा कि नहीं नहीं, एक से तो काम नहीं चलेगा, कि दोनों को डालना ही पड़ेगा। तो आप ज़रूर लास्ट तक ये वीडियो देखेगा। हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम छोड़ दिए थे। कहाँ पर थे, हम पहुँच गए थे। अब शुरुआत करने वाले टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम का समय और जगह के हिसाब से कैसे परफॉर्मेंस करना है, कंटेंट आप किसी से कर रहे हैं वहाँ पर, ये सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब डिस्कस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको पता ही है। बुक निकालना पड़ेगा और साथ में दोनों साथ में पढ़ेंगे और कैसे क्या करना है, और पेपर में किस तरह से पूछना है। तो ये भी सबका आपको वीडियो डालते रहूँगा, जैसे जैसे आपको मतलब नया नोटिफिकेशन आएगा वो भी बताता रहूँगा आपको। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना है, आपको सारे लेक्चर्स मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से एक बार क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट खुल जाएगा, वहाँ से आप सबको लेक्चर सारे देख पाओगे। और साथ में मैथ भी, उसका भी प्ले लिस्ट में पड़ा है, लेक्चर आपको साथ में देखते रहना है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप नए हो वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि आपको वीडियो भी जब जब डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा आपके पास। क्योंकि नहीं आप सब्सक्राइब कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन है कोई ऐसे बिना सब्सक्राइब की भी देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करना ज़रूरी है क्या, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि कम से कम पढ़ा रहा हूँ, उसका भी तो कोई बेनिफिट आ रहा है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स दे रहा है सही से। तो अब फीलिंग होता है एक अलग ही। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आपके हाथ में ये सब करना है और शेयर करना है। तो हम चलते फिर डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। वहाँ से आपको मैं आज टाइम एंड प्लेस परफॉर्मेंस सोच रहा हूँ कि परफॉर्मेंस को कंटेंट आज ख़त्म करा दूँगा। अगर आपको 2 और टॉपिक पढ़ा होगा, चैप्टर नेचर ऑफ दैनिक 72 के 2 और पढ़ा होगा, जहाँ पर ब्रिच ऑफ कंटेंट आपको देखने मिलेगा और कंटीजेंट एंड क्वाजी कंटेंट के मतलब डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें तो आपको परफॉर्मेंस ऑफ कंटेंट के कुछ पार्ट बचा हुआ है, ये भी इसमें बस डिस्कस करने वाला। आगे आने वाले में डिस्कस हम करेंगे 2 टॉपिक के बारे में। 2 टॉपिक में यानी कि 2 लेक्चर्स आपको लग जाएगा, यानी 2 वीडियो आपको डालूंगा। और जितने के भी हो उतना ही डालूंगा, ये जो नहीं फिक्स नहीं कर सकता हूँ कितने मिनट की वीडियो बनेगी। ओके दोस्तों, तो फिर मेरे साथ आप आइए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कि काफ़ी देर हो गए। आपको बस ये डिस्कशन थोड़ा मैं बता दी, हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है, तो मैं दे चुका हूँ। अब चलते सीधा आते हैं टॉपिक पर और साथ में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल ओके राइट। आप निकालिए बुक, मेरे साथ पढ़िए और अंडरलाइन करते जाइएगा, जो मैं बताऊँगा किसके आधार में क्या करना है। ओके दोस्तों, ये सब हम सारे ख़त्म कर लिए थे। अब हमारा जो आ रहा है टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट के कुछ टॉपिक कुछ वर्ड बाकी है। मीन्स हेडिंग जो मैं आपको आज कवर करा ही दूंगा, आपको टेंशन लीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको मैं बहुत सारे बात पढ़ाए थे, जो भी इम्पोर्टेंट था आपको मैं बताते गया था और क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। अब हम जब स्टार्ट करेंगे टाइम एंड प्लेस परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, जब सही जगह और समय की बात करते हैं वहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, वो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। और अब समय और जगह की बात किया जाए तो किस तरह होता है परफॉर्मेंस, इसमें आपको देखना है। द लॉ इन सब्जेक्ट इज कंटेन सेक्शन 46 टू 50 मीन्स सेक्शन इंडियन कंटेंट 87 के सेक्शन 46 से लेके 50 तक आपको इसमें पढ़ना है। किसमें? टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, इसमें आपको दे रखा है। तो आइए फर्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा है? टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। न उसने एप्लीकेशन कोई दे रखा है, न क्या टाइम स्पेसिफाइड। तो फिर कैसे होगा? आइए पढ़ते हैं। इसका प्रोविजन पहले क्या लिखा है? फेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस। अगर प्रोमिसर प्रोमिस को परफॉर्मेंस कर रहा है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस एंड नो टाइम परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड, द इंडिविजुअल मस्ट परफॉर्म विद द रीजनेबल टाइम। अगर बिना विदाउट एप्लीकेशन से आप क्या कर रहे हैं? प्रोमिस कर रहे हैं, और आप बिना समय के डिस्क्राइब कर क्या अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर नहीं है, अगर न एप्लीकेशन दिया ना क्या दिया, अब रिसेंट नहीं इस एड्रेस पर वो कर देना, इस एड्रेस पर कर देना, आप कुछ नहीं दे रखा है, समय देखा इस समय कर, तो आपको क्या करना है? रीजनेबल टाइम करना है। यही आपको फर्स्ट सेक्शन 46 के प्रोविजन बताते हैं।
ओके दोस्तों, नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन टू सेक्शन 30 क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम इज टू बी इंटरप्रेट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्टर्स पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ना। सेक्शन 46 क्या कहता है, सेक्शन 46 आपको यही कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन नहीं दे रखा है गिवन और टाइम आपको स्पेसिफाई नहीं हो रखा है तो अब क्या किस टाइम करना है, रीजनेबल टाइम, इतना आपको बस ध्यान रखना है। अगला ये टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, ये सेक्शन 47 आपको कह रहा है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। चलो इसमें क्या दे रखा है, टाइम स्पेसिफाइड दे रखा है लेकिन आपको एप्लीकेशन नहीं दे रखा है, मतलब नहीं, आपको एप्लीकेशन पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या करना है। क्या लिखा है सेक्शन 47 के प्रोविजन पर, व्हेन अ प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द when promise is to perform on a certain day, the promise has undertaken to perform it without application by the promise, the promiser may perform it any time during the usual hour of business। तो जब मतलब बिजनेस आवर के समय था ना, उस टाइम में क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। ऑन सर्टेन प्लेस इट इज अ प्रोमिस आउट टू बी परफॉर्म, तब आपको क्या करना है, परफॉर्म माना जाएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। जब अगर टाइम स्पेसिफाइड एप्लीकेशन की तो आपको यूजुअल बिजनेस आवर में क्या करना है, परफॉर्म आपको करना है दोस्तों। इतना आपको ध्यान सेक्शन 47 में रखना है। आपको 2 पढ़ चुके हैं, आइए 48 में एग्जाम्पल्स नंबर 90 भी आपको बताई थे। तो आपको क्या लिखा, द डिलीवर्स ऑफ द गुड इज ऑफर से डेट आपने कितने 8:30 PM, द प्रोमिस में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिलीवरी द बिजनेस आवर ओवर मोर द डिलीवरी मस्ट मेड द यूजुअल प्लेस ऑफ। अगर आपको दे रखा है तो फिर आपको उसी में करना पड़ेगा, ये नहीं कि बिजनेस आवर में जाओगे। इतना आपको बस ध्यान रखना है, ओके बिल्कुल। अब आइए सेक्शन 48 पर एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डे टू प्रॉपर टाइम एंड प्लस, आप सब कुछ दे रखा है तो फिर क्या होगा, where promise is to perform on certain day and the promise has not undertaken to perform it without application by the promise is the duty of the promise to apply performance to proper place and the usual business। तो क्या यहाँ पर करना है, प्रॉपर क्या करना है, प्लेस पर, जहाँ पर बोला प्रॉपर प्लेस पर, और किस में, बिजनेस आवर, जब बिजनेस आवर के कितने से कितने बजे तक समय होता है ना, उसके भीतर में क्या करना है, परफॉर्म करना है। ओके दोस्तों, आइए 49 में क्या लिखता है, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस of promise where no application to made and no place fixed for performance। कोई एप्लीकेशन नहीं देगा और कोई नहीं प्लेस फिक्स दे रखा है, तो क्या होगा वहाँ पर, where a promise is to perform without application by the promisee and no place is fixed for the performance, it is the duty of the promisers to apply to the promisee to find reasonable place for the। आपको देखिए इसमें ही दे रखा है, एप्लीकेशन गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, एप्लीकेशन नहीं गिवन है, टाइम गिवन है, तो इसमें कैसा आपको करना है, यही है। अगर दोनों नहीं है तो रीजनल टाइम में करना है, एक है तो आपको बिजनेस आवर में करना है। यही सब आपको बाद में इसमें टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 20 में एग्जाम्पल क्या दे रखा है 49 सेक्शन के, देखिए ए अंडरटेक टू डिलीवर्स थाउजेंड्स में मोर ऑब्जेक्ट टू बी ऑन फिक्स्ड A must apply to be to find a reasonable place for the purpose of receiving a must deliver place। बात खत्म। आपने उसको रीजनेबल प्लेस बता दे कि उस पर करना है, उसने डिलीवर कर रिसीव कर दिया, बात खत्म हो गया। सेक्शन 50 पर आइए, सेक्शन 50 क्या कहता है, परफॉर्मेंस इन मैनर और ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड सेंसर्ड बाय प्रोमिस। क्या लिखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन बाय सच मैनर और टू एनी टाइम द प्रोमिस प्रिस्क्राइब्ड। वो तो ये ऑलरेडी बात है, अगर आपको प्रोमिस का है जिस समय बोला है, जिस जगह बोला है और एप्लीकेशन गिवन है तो उसी समय आपको करना है। ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस हमारे यहाँ तक जाता है, किस तरह प्रोमिस कर रहा था और किस समय आपको जाना है, किस प्लेस पर जाना है, बिजनेस आवर पर, रीजनेबल टाइम पर, ये सब बात आपको इसमें पढ़ लें, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द रिसिप्रोकल प्रोमिस। अब ये बस टॉपिक आपको थोड़ा लंबा है, ये पढ़ने के बाद आपको क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फिर आपको कुछ और बातें आएगा, फिर करके हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल प्रोमिस में आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल प्रोमिस की बात करते हैं। प्रोमिस नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस, ये सेक्शंस 51 to 58 यानी कि
50 तो वहाँ तक पढ़ लिए, 51 से लेके 58 तक इसमें पढ़ना है, किसमें, परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस में। क्या लिखा है, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रिसिप्रोकल प्रॉमिस में प्रॉमिस रीडिंग एंड विलिंग टू परफॉर्म। सेक्शन 51 क्या बोलता है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी समटाइम्स परफॉर्म और नो परमिशन नीड्स टू बी परफॉर्म इज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिस इज रेडी विद बी टू परफॉर्म हिज रिसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके अब ये क्या है, रिसिप्रोकल प्रॉमिस में आपको 51 सेक्शन ये क्या रखा है कि आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको सामान डिलीवर करूंगा, लेकिन आपने क्या वेट कर रहा है कि जब तक वो पैसा दे तब मैं क्या नहीं करूँगा, सामान डिलीवर। वो उन्हें पैसा दे देगा, फिर मैं क्या करूँगा, उसको सामान दे दूँगा। इन रिसिप्रोकल प्रॉमिस पहले हो जाएगा तो फिर मैं क्या दूंगा, इतना आपको इसमें बस एक है। तो ये आपको एग्जाम्पल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शैल डिलीवर द गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी, ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स। जब तक वो नहीं कर पाएगा तो मैं क्या डिलीवर नहीं करूँगा, ऑलवेज बी रेडी विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी, फिर क्या करेगा, मैं डिलीवर करा दूंगा। ओके, ये आपको इसी का डिस्क्राइब ज़्यादा कर रखा है। आइए सेक्शन 52। सेक्शन 52 में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 52 ये हमें क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या लिखा गया है, पढ़ते प्रोविजन, व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर एंड व्हेन दे इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड। क्या इसमें क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें यही बोला है कि अगर क्या कि बगल वाला प्राइस क्या बोल रहा है कि आप अगर फिक्स प्राइस करोगे तभी मैं एक चीज़ कुछ करूँगा, आपने फिक्स प्राइस करोगे तभी मैं क्या करूँगा, वो काम करूँगा। ठीक है, अगर हो गया फिक्स तो फिर आप काम कीजिए, फिर मैं क्या करूँगा, पे करूँगा। यही कह रहा है आपको प्रोविजन। मतलब एग्जांपल्स आपको देख सकते हैं। क्या बोला, एन बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए सेल बिल्ड हाउस फॉर बी एट फिक्स प्राइस। बोला है कि ये बोला कि बी अगर फिक्स प्राइस करेगा इसको, एक क्या करेगा, प्रोमिस करेगा इसको बनाने के लिए। ए प्रोमिस बिल्ड द हाउस मस्ट परफॉर्म बिफोर बी इज प्रोमिस टू पे इट। बिल्कुल समझ आ गया ना, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपको दे रखा है लॉग बुक में, बिल्कुल वही है, सीधा सीधा बात लिखा, सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई लोचा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, क्या है सेक्शन 53। सेक्शन 53 आपको क्या कहता है, इस पर लायबिलिटी ऑफ पार्टीज प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। आइए सेक्शन 53 क्या आपको देते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रिसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स टू ऑर्डर फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज voidable। क्या हो रहा है, voidable इफ द ऑप्शन ऑफ party so prevented and he is entitled compensation from the other party for any loss he may substance in consequence of the non performance of the contract। क्या आपको इसमें क्या है प्रोविजन बता रहे दोस्तों, तो सबको प्रोविजन समझ आ गया कि अगर उसे क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, मतलब प्रोमिस के लिए करना है, लेकिन उसने क्या करना है कि नहीं कर रहा है, फिर वहाँ पर क्या होगा, भोइडेबल ऑफ द ऑप्शन क्या होता है, पार्टी हो जाएगा, जो भी आपको डैमेज हो उसको क्लेम कर लेंगे पैसा। इसमें आपको यही कहेगा। आप देख एग्जाम्पल नंबर 23 भी क्या कहा है, ई एंड बी कॉन्ट्रैक्ट है, बी शैल एग्जीक्यूट सो मोर फॉर 1000 रुपीज, बी इज रेडी विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क ओके अकॉर्डिंगली बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। देखो दोस्तों यहाँ पे ये बोला ना, ए हिम फ्रॉम डूइंग सो, तो क्या हो जाएगा, voidable ऑप्शन ऑफ द बी के, किसी का ऑप्शन बी पर, एंड ही इलेक्टेड टू रिजाइन इट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यहीं पर रिजाइन कर देगा और entitled टू रिकवर फ्रॉम ए कंपनसेशन फॉर एनी लॉस व्हिच इज इंक्लूडेड नॉन परफॉर्मेंस। समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये है 53 तक हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आते कितने पर, आप सेक्शन 54 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉल्ट एज टू डेट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग रिसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 54 आपको क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपको प्रोविजन से मैं आपको फिर समझा दूंगा। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म और दैट इज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम ओके टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म ओके एंड द प्रोमिसर्स ऑफ द प्रोमिसेस लास्ट मेंशंस फेल्स टू परफॉर्म इट सच प्रोमिसर्स कैन नॉट क्लेम द, बिल्कुल आपको प्रोविजन स्पष्ट कर रहे हैं दोस्तों, बस ध्यान देना आपको, claim the performance of the reciprocal promise and must make compensations to other party to the contract or any loss which such of other party may sustain to non performance of the contract। ये आपको क्या हो रहा है
ये जो प्रोविजन दे रखा है आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, लंबे देख, लेकिन इसको क्या कहा गया आपको यही बताना ना मुझे। अभी आपको बताता हूँ, सही से बताऊँगा और सटीक 100 तरीके में ये प्रोविजन आपको क्या कह रहा है। और एनालाइसिंग सेक्शन ऑफ 54 के प्रोविजन थोड़ा छोटकरी में लिख दिया है, कोई नहीं, मैं आपको इसको समझाता हूँ। आप ये लिखिए या ये लिखिए, आपको जो कोई एक तो याद करना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो। चलिए पहले इसके बारे में तो ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए आपको इसमें क्या है कि कोई मतलब आपको एग्जाम्पल भी समझाता हूँ कि मतलब अगर हायर कर रहा है, मतलब हायर कर रहा है मतलब शिप से हायर कर रहा है और उसने बोला कि आ रहा था सामान कहाँ से, इसमें देख एग्जाम्पल कोलकाता से, क्या लगे मारिटियस कार्गो टू प्रोवाइड बाय ए, अगर प्रोवाइड कर रहा है तो भाई ए बी रिसीव सर्टेन पीरियड कॉन्वेनियंस, ठीक है। ए डज नॉट प्रोवाइड, अगर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, वो पर क्लेम आप नहीं कर सकते, ऊपर में वो आपको क्लेम देने से क्या होगा, माना कर देगा और फिर आपको लॉसेस बस पे कर सकता है वो भी, मतलब आपको उसके लिए भी वो क्या रहेगा, परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं रहेगा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, ये आपको बस इतना समझना जरूरी है। एग्जाम अब आइए सेक्शन 55 क्या कहता है दोस्तों। सेक्शन 55 क्या कहता है, इफेक्ट्स टू फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स इन कंडीशन व्हिच टाइम इज एसेंशियल। अब अगर अब क्या है, टाइम इज इसेंशियल है तो एक बार टाइम इज नॉट एसेंशियल, टाइम इज इसेंशियल दे रखा है, दो बातें, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना भी है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा 56 अब जो आएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको बस ऐसे धीरे धीरे दे रखा है, आपको थोड़ा ये पढ़ भी लेना ऐसे, इसके खिलाफ मतलब इस सेक्शन से आपको केस स्टडी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते दोस्तों। आपको इस में से आपको केसेस स्टडी बिल्कुल आते हैं, धीरे धीरे कभी कल पूछ देगा तो आपको बस ये रट के चल जाना है। आते हम 56 पर आते दोस्तों। तो आइए दोस्तों 56, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओहो क्या बात है दोस्तों। सेक्शन 50 क्या होगा, कॉम्प्यूटर वेरियस सर्कमस्टांस अंडर व्हिच में भी वॉइड, इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल इट, अगर आपको वो चीज़ इम्पॉसिबल हो तो आपको कंटेंट क्या हो जाएगा, वॉइड, कोई वॉइड की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि भाई आपने जब पता है तो फिर भी कर रहे हो तो क्या होगा, इम्पॉसिबल ही होगा। समझ के आप कीजिए ना, समझ है तो फिर भी गलत कर रहे हैं। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल इन सर्विस वॉइड, क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट टू डू एक्ट आफ्टर बिकमिंग इम्पॉसिबल्स और अनलॉफुल्स। क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट टू डू एक्ट टू विच आफ्टर द कंटेंट इज मेड, अगर आपको पता है करंस विल बिकम इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ इवेंट व्हिच द परमिशन कुड नॉट प्रिवेंट, क्या होगा, वो भाई कुछ करने से वो क्या होगा, माना करेगा सीधा। अनलॉफुल बिकम्स वॉइड अंडर इम्पॉसिबल, आपको पता है इम्पॉसिबल, अब वही बोलेगा पैसे से कैश में पैसे बना देता हूँ, आइए दिखाता हूँ आपको। अगर आपने पे कर दे, बोला कि कोई 500 रुपये मुझे देगा तभी मैं पेपर क्या कर सकता हूँ, पैसे बना दिखाऊंगा। आप दे दिया वो नहीं करते, क्या आप उससे वो कुछ करोगे भाई, आपको पता है कि नहीं होगा, फिर भी आपका रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, बैठ हो जाएगा वहाँ पर। एग्जाम्पल्स नंबर 27 भी दे रखा है आपको, देखिए आई एग्री बी टू टीचर बाई मैजिक, आप देखिए बोला कि मैं आप मैजिक दिखाता हूँ, इसे कर दूंगा उसे कर दूंगा करके आपको पैसे ठग लिया, अब चला गया, फिर आपको उसके पीछे भी चला गया, मेरा पैसा ठग लिया, नहीं दे रहा है वो, कुछ कारण से ना कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, भोट जाएगा। आपको पहले से होना था, आपको पता नहीं होगा फिर भी कर रहे हो, मज़े मज़े में कर दिए, फिर आपको हो गया, काम बन गया आपका। तो ये सब आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 56 के आप देखिए आया एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरा क्या होता है सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आपको पहले बताया जाएगा, दो चीज़ आपको इसमें आएगा, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, ये आपको पढ़ना है बस। इसमें दो इम्पॉसिबिलिटी क्या है, दो चीज़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या बोला है। इम्पॉसिबिलिटी इज इट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसको बोलते हैं इनिशियल क्या बोला, व्हेन द पार्टी एग्री अपॉन डूइंग अप समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल इन सेफ द एग्रीमेंट टू बी वॉइड। आपको पता है कि उससे इम्पॉसिबल फिर भी करो, उसके मतलब क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबल इन इट्स मीन्स इम्पॉसिबल इज द नेचर ऑफ थिंग्स, द फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मे बी मे एंड मे नॉट बी द नाउ द पार्टीज। ओके, आपको पता हो या ना हो लेकिन आपको होना चाहिए, लेकिन ये चीज़
क्या लिखा है, अ हिंदू हु वाज ऑलरेडी मैरिड, क्या है ऑलरेडी, क्या है मैरिड, कॉन्टेक्ट टू मैरी बी अ हिंदू गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ए बीइंग मैरिड कुड नॉट मैरी बी। दोनों क्या बोला है, अगर एक से आप शादी करें तो दूसरे से आपको नहीं करनी है, क्या लिखा है, तो लॉ में लिखा है। ये रीति रिवाज है, हर चीज़ है जानता है। इन द केस ए मस्ट टेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर लॉस कॉजेज बाई द नॉट परफॉर्म। अब ये कॉम्पनसेशन ये चीज़ आपको सिस्टम होगा नहीं, इससे आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या लिखा है, इफ़ नाउन टू द पार्टी, यदि आपको पार्टी को पता है तो टू बी ऑब्जर्व दैट एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट क्वाइट अननोन टू द पार्टी में पॉसिबल परफॉर्मेंस एनहेंस, बट आपको पता है तो कर रहा था तो क्या होगा, वॉइड होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये एग्जांपल्स नंबर 29 भी देख सकते हैं। बी प्रोमिस टू पे सम 5 लाख इफ इज एबल टू स्विम अक्रॉस। ओ भाई, आपको इस समुद्र के बोला है आपको पार कर दे, आपको 5 लाख रुपया देखा है भाई, फ्रॉम मुंबई टू एडिन देन ई, ओहो इन दिस, आपको शुरू में ही पता है कि यार नहीं हो सकता है, ये समुंदर है, इसमें तैरना मुश्किल होता है, आप कितना गहरा पाता है, हर चीज़ मालूम है, फिर भी आप कर रहे हैं तो वो देयर इज नो डील एग्रीमेंट सिंस बोथ द पार्टीज आर क्विट सर्टेन। जो मतलब बोल रहा है उनको भी पता है, जो करने वाला उनको भी पता है, दोनों को पता है कि नहीं होगा, नहीं होने वाला। देयर माइंड दैट एक्ट इज इम्पॉसिबल और अचीवमेंट, देयरफॉर द एग्रीमेंट बिग इम्पॉसिबल एंड सेल्फ इज वॉइड। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले पर आइए पर इफ अनडाउन टू द पार्टी को पता नहीं है, फिर क्या वेयर बोथ परमिशन एग्रीमेंट ऑफ द इम्पॉसिबल परफॉर्म द कंडीशन, दोनों क्या करेगा, था यार तुम्हें पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था, खत्म करेगा एग्रीमेंट, वॉइड कर देगा वहीं पर। एग्जाम्पल 30 नंबर देखिए क्या बता रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट बी टू सेल इज ब्राउन हॉर्स डू के पता बहुत ऑनवर डेड हॉर्स वाज डेड। अब कंट्रैक्ट किया दोनों जने के कौन हॉर्स, ब्राउन हॉर्स, लेकिन वो बेचारा क्या हो गया, डेथ हो गया, तो अचानक तो चलो हटाओ यहीं पर ख़त्म करते हैं। इफ़ नॉट टू द परमिशन, अब बस ओनली परमिशन को पता है, अगर ओनली परमिशन को पता है फिर क्या होता है, द टाइम ऑफ द एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट, द टाइम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट द परमिशन अलोन now about the impossibility of performance or even he does not now though he could have not either reasonable dealings the permission is entitled to claim को। अगर खाली ओनली परमिशन का पता है तो वहाँ पर परमिशन क्या करेगा, कंपनसेशन बस क्लेम कर सकता है। ठीक है, और कुछ वहाँ पर नहीं करने वाला, बस कंपनसेशन क्या होगा, क्लेम कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों, हमारा मुद्दा आता है सब्सिक्वेंट सुपर इवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी किसको कहते हैं। सुपर इवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में किसको, ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछती है आपको और केस स्टडी द्वारा भी पूछते हैं। आइए हम इसको समझते हैं क्या लिखा है। व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस ऑफ प्रोमिस व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल ओकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आपको बिना आशा ही नहीं है इवेंट और चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द कंडीशन ऑफ पार्टीज, द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बिकम्स वॉइड्स chancelloris. In other words, sometimes the performance of contract is quite possible when it's made or subsequently something happen which render the performance impossible or unlawful. Such impossibility is called, ये ऐसे impossible को हम क्या बोलते हैं, subsequently और supervening। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, it is also called the post contractual impossibility। दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, post contractual impossibility। The effect of such impossibility is to that it makes the contract void and the party discharged from other performance of the contract। ठीक दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर किस तरह का, अब एग्जांपल्स देखते हैं इसका क्या लिखा है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, क्या आप दोनों एक आपस में क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज ए बिकम मैरिड। ओ भाई, क्या था वो, पागल था। In this case, the contract become void due to subsequent impossibility and thus discharge। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो गया। तो आपको ये चीज़ बातें आपको किस में ध्यान रखना है, हर वर्ड के हर प्रोविजन में क्या देगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आप समझ गए ना, सुपर। अब दोनों जने मैरिज किया, लेकिन बिफोर अब वो टाइम फिक्स करने से वो पता क्या चलेगी, वो बिकम क्या है, फिर ख़त्म कर दे भाई, नहीं करना है वो वापस अलग। ओके, अब आइए सेक्शन 57 पर आइए।
58 तक आपको रिसिप्रोकल प्रॉमिस दे रखा था, 56 को ख़त्म हो गया। अब आते हैं 57 और 58 पढ़ेंगे, फिर आएगा अगले टॉपिक्स क्या है। तो ये दोस्तों 57 क्या कहते हैं दोस्तों, reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। ओहो, सेक्शन 57 आपको क्या कहते हैं दोस्तों, आइए आपको समझते हो सही तरीके से। When person reciprocal promise first to do certain things which are legal and secondly under a specific circumstance to do certain other things which are illegal, the first set of promise is valid content but second void is void agreement। अब क्या कह रहा है इसमें आपको अभी मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो पहले आप एग्रीमेंट जिससे करते हैं कुछ करने के लिए, फर्स्ट वाला एग्रीमेंट करते बोला कि हाँ आपको मैं, आप आइए, आपको मैं दोनों के साथ में एग्रीमेंट किया कि आपको इतने पैसे दूंगा, आपको ये अपने एग्रीमेंट कर ले। लेकिन अब क्या बोला है कि अगर आप इसमें, अब हम भी जाते कहीं पर लिखा होता है कि ओनली फॉर गर्ल्स ओनली फॉर बॉयज भी है, तो वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन क्या लगा है कि चिकन नहीं खाना। तो हम भी क्या बोलते हैं कि अगर हम एग्रीमेंट कर ले कि नहीं खाना, अगर फिर क्या बोला है कि अगर वहाँ पर मुझे क्या करने दोगे, खाने दोगे, तो मैं इतना पैसे हो, तो आपका जो पहले वाला एग्रीमेंट था क्या जाएगा वैलिड, और दूसरा क्या जाएगा अनलॉफुल, क्या जाएगा भूल गए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए एंड बी एग्री डैट ए विल सेल हाउस टू बी फॉर कितने 5 लाख एंड ऑल्सो डैट, अब फिर भी क्या बोला कि यूज इट एज अ गैम्बलिंग, मतलब वो सूखे जाग, मतलब होता है ना क्या गैम्बलिंग में, तो समझ लीजिए ना वहाँ पर बार मत समझिए आप, जहाँ पर जुगे नहीं खेलते अब, जुगा यानी कि कैसीनो ये सब, ताश कार्ड उड, तो मतलब अगर होगा तो आप क्या मतलब 50,000 देगा। तो वो क्या वाला, द फर्स्ट सेट ऑफ रिचुअल प्रॉमिस टू सेल हाउस एंड टू पे 5 लाख, ये क्या होगा वैलिड का, जो आप दूसरा करो क्या होगा सेकेंड वाला अनलॉफुल क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा भूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सेक्शन 57 आपको ये क्या रखा है 58 में। ये दोस्तों 58 में दोस्तों आइए, 58 में क्या दिया गया है, अल्टरनेटिव प्रोमिस ऑन ब्रांच बिंग इलीगल। ओहो, ये भी इलीगल बात है। द लॉ व्हिच द पॉइंट, आप बहुत सही समझा दोस्तों, बस बने रहिएगा लास्ट तक। द लॉ on this point is contained in section 58 which said that in case of alternative promise one branch of which is legal and other illegal, the legal branch alone can be enforced। क्या बोला दोस्तों इसमें, इस सेक्शन में आपको यही बोला गया सेक्शन, इसमें आपको यही सेक्शन 58 में दिया गया है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी एग्री हो रहा है, एक पार्टी पैसा पे करने के लिए एग्री हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है क्या राइस पहुंचाएगा, तो बोला बाद में स्मॉगल ओपी में, तो जो पहले वाला किया तो क्या हमारा कंट्रैक्ट क्या वैलिड हो जाएगा। जैसे ए एंड बी एग्री डेट सेल पे कितना है, और 1 लाख फॉर बी सेल आफ्टर डिलीवर टू ए आइदर राइस और स्मॉल पर, नहीं जो पहले वाला एग्रीमेंट आपको किया था वो क्या वैलिड है, दूसरा लाया तो क्या कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ठीक, सेक्शन 58 आपको ये बोल रहा है। ठीक दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ और आपको समझ भी आ गया दोस्तों। अब आते हैं हमारा लास्ट मुद्दा क्या है, लास्ट मुद्दा नहीं अभी और है, मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट समझते पहले। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है दोस्तों, ये आपको जितना भी लिख रखा है ना, इसके मैं शॉर्ट में, इसको मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख के रखा हूँ, वो आपको सीधा मैं एक वीडियो बना के नहीं हो तो उसका लिंक डाल दूंगा, या मैं आपको दिखाऊंगा, आप वहाँ से सार लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं आपको ये का बस पढ़ा रहा हूँ, जब कोर्सेस कराएंगे ये सारे बात बोलेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे दिखा देंगे और बता भी देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगला क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है कि ये सेक्शन 59 से 61 यानी कि 59-60 तीन सेक्शन आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में पढ़ना है। आइए दोस्तों, ये किस तरह क्वेश्चन आता है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा और केस स्टडी में भी आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट व्हिच आर डेट टू डिस्चार्ज इंडिकेटर, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटर, और तीसरा क्या है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी। तो दोस्तों इसका प्रोविजन में शॉर्ट में लिखा और वहाँ पर आपको बहुत सारे समझाने वाला, यहाँ पर इसको आपको स्किप करते हैं
जब भी मैं उसको बताने वाला वहाँ पर आपको शॉर्ट तरीका भी लिखने का इसको बता दूंगा, और इसमें से क्या केस स्टडी है वो भी इसमें तो नहीं है, मैं बताने वाला उसमें, आप बस ध्यान रखिएगा वहाँ पर कोशिश पे। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ूँगा, अगला देखूँगा क्या उसमें दिया है, क्योंकि जो चीज़ इसमें आपको लॉन्ग रह रहा है उसको मैं शॉर्ट बनाऊँगा और वहाँ से आपको क्या है क्वेश्चन भी कराऊँगा वहाँ पर शॉर्ट तरीके में। बात हमको है कॉन्ट्रैक्ट which need not to be performed without the consent of the both parties। अगर दोनों पार्टी का कंसेंट अगर है तभी परफॉर्म, नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है, जो आपको इसमें आपको पढ़ने के मिलेगा। तो इसमें 3 बात आपको लिखा होगा, नोवेशन, रिसेशन और अल्टर। ये क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों, डायरेक्ट में पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट which need not be परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज। ये क्वेश्चन आपको एक बार आ चुके हैं। इसमें से आपको खास कर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट भी दोस्तों पूछते हैं, इसीलिए आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो आइए इफेक्ट ऑफ नोवेशन सेक्शन 62 क्या कहता है। इफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिजाइन्स और अलर्ट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। क्या हो रहा है कि पहले आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका वो तो ठीक है, फिर आपको क्या हो रहा है कि आपने फिर चेंज कर दे रहे हैं बीच में, कि आपने किसी दूसरे के बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट क्या बना दिया, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो जो ओरिजिनल होता है ना उसको आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको परफॉर्म नहीं करेगा। जो न्यू बना है वो चीज़ क्या रहेगा, परफॉर्म कर देंगे। मतलब आपको यही बात आपको इसमें बताया गया। चलिए आइए उसको एनालिसिस दे रखा है, उसमें आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों, the parties to contract may substitute a new contract for the old. If they do so, it will be case of novations, or novations the old contract is discharged। देखिए नोवेशन क्या होता है, जो भी ओल्ड contract क्या होता है डिस्चार्ज, एंड consequently it is not to be perform, वो जरूरत नहीं है परफॉर्म करने की। Thus it is case where there being a contract in existence, so new contract is substitute for it either between the same parties or between different parties. The consider mutually being the discharge of old contract can take place only by mutual agreement between the party। आप वही इसमें ही समझ रखा है कि अगर जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे किसी से, तो फिर अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो पहले वाला वन इट इज नॉट टू बी परफॉर्म, वो परफॉर्म जरूरत नहीं है, जो न्यू कर रहा है वो आप कीजिए, ठीक है। इसमें नोवेशन में यही बात बताई गई है। रिसेशन में क्या बोलते हैं, ये सेक्शन जो 62 कह रहा है सारे में तो बात वही है, लेकिन कुछ ये अगर तो आपको नोवेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ अलग अलग हल्का हल्का, अब एक ही चीज़ में बहुत सारे कैसे आता है, तो इसका इस प्रोविजन तो अलग है, लेकिन इसमें ये इसका आपको कहना पड़ेगा, इसमें आपको इसको कहना पड़ेगा, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाई रिसेशंस व्हेन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिजाइन इट। देखिए क्या लिखा है, योर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाई रिसेशन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिजाइन इट। द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, वो भी क्या है, परफॉर्म की जरूरत नहीं। इन द केस ऑफ रिसेशन ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्स एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम टू एग्जिस्टेंस इन इट्स प्लेस। It needless to point out that novations also involves recession. Both innovation and the contract is discharged by mutual agreement। दोनों एक तरह से क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये आपको समझ आ गया बिल्कुल। रिसेशन में बात वही है कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म की जरूरत नहीं है, जो न्यू है वो चीज़ आपको करना है, ठीक है दोस्तों। अल्टरनेशन, इफेक्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं। सेम बात, एक प्रोविजन आपको दे रखा है उसी को बस एनालिसिस किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको यहाँ से सीधे आऊँगा 63 में, एक बार इसको भी आपको बता ही देते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इन द केस ऑफ नोवेशन रिसेशन, सो आल्सो इन केस वेयर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू अलॉट इट इज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइन। बात है कि सेम अगर कंडीशन में क्या है, रिजाइन करना नहीं हो तो बनेगा, बस हर बात में ही दे रखा है, क्योंकि एक ही प्रोविजन क्या है। The results that it need not be performed also the contract also discharged by the alternation. The terms of contract may be also altered by mutual agreement that the alternation may have the effect of substituting a new contract for the old one if the order or distinction between novations and alternation is very slender, ठीक है। आपको ये बात आपको
बहुत ध्यान से समझने ये 3 बात A, B और C मीन्स नोवेशंस, अल्टरनेस, रिसेशंस, अल्टरनेस। 3 बात एक ही तरह का कि जो ओल्ड कंट्री उसको छोड़ना है, न्यू कंट्री से फिर अब शुरुआत करने में उसको परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आपको सारे बात हो गया। अब आते हैं 63 क्या कहता है दोस्तों। 63 से फिर समझते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में पढ़ते जाएंगे। फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसके बाद ये हमारा भी टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ हो जाएगा। मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पॉइंटेड थे, हेडिंग थे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले वे आने वाले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको मैं समझा रहा था सही से, क्या आएगा नहीं आएगा लास्ट में बताऊंगा। अभी आपको बताऊंगा तो फिर आपको दिमाग भटक जाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ फिर अगले 16 सेक्शन 63 आपको समझाने चलता हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। सेक्शन 63 क्या है, एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept sting of it any satisfactions which he thinks fit. In other words, a containment discharge remission। आप इसका प्रोजेक्ट बता समझ। सेक्शन 63 क्या कर रहा है नहीं समझा, आइए दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको। तो सेक्शन 58 यही कर रहा है, अगर किसी से आप क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट, आप मान लो एक पार्टी जो बढ़ के कर पैसे पे कर रहा है, ओके ना, एक्सेप्ट कर लिया दूसरी पार्टी, तो उसको सेटिस्फेक्शन में होल डेप्ट इतना, लेकिन 2000 पेड कर रहा है टाइम पे, तो जब 500 पेबल उसका टोटल है, तो होल डेप्ट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। वही बात आपको इसमें बताएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए और पी रो कितना 5 लाख, ए पे टू बी एंड बी एक्सेप्ट, ओके, इन सेटिस्फेक्शन द होल डेप्ट। जब तक आप पूरे सेटिस्फेक्शन क्या नहीं मिलेगा, रूम 2 लाख पेड एट द टाइम एंड प्लेस, जब तक वो नहीं पे करो तो क्या हो जाएगा, होल डेट इज डिस्चार्ज। ओके दोस्तों, अब आते हैं सेक्शन 64 क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पता ही चल गया क्या बेनिफिट होने वाला है, रिस्टोरेशन ऑफ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स व्हिच व्हेन प्रॉमिस टू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेड रिजाइन इट the others parties to not perform of any promise therein contained this is promise, the party original voidable contract shall receive any payment there or under from other party to such contract reached to the beneficiary as a promise was received। आपको दोस्त इसमें ये क्या गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन अंडर voidable करना क्या होता है कि an insurance company may resign a policy, ठीक है दोस्तों, on the ground that material fact has not been disclosed when it does so the premium collected by it respect to the इसका policy reduced by the amount of expense incurred by it in the connection must be repaid by the policy holder। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला आइए दोस्तों, क्या लिखा है सेक्शन 65। अगला पॉइंट पर दोस्तों, obligation of person which receives advantage under void agreement or contract that becomes void, और क्या इसी क्वेश्चन when an agreement is discovered to be void, okay, और when a contract becomes void any person who has received any advantage, अगर कोई आपसे फायदा उठा रहा है, ले रहा है, और सच एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर, आप क्या कर सकते हैं, फिर क्या करता है, रिस्टोर करता है, इट टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर अदर वो सीरीज और डिस्ट्रीब्यूट। एग्जांपल्स आपको दे रखा होगा, ये फिर क्या कर 1 लाख इन कंसिडरेशन फॉर बी प्रोमिस टू मैरिज, बोला कि आप उसे क्या करोगे, मैरी करोगे, तब क्या करूँगा, 1 लाख पैसे दूंगा। सी इज डेड एट द टाइम, अब सी क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है, द प्रोमिस द एग्रीमेंट इज वॉइड, मत दे पैसा दे दे, वो मर गया तो मेरा पैसा क्या कर दे, वापस कर देगा। वही चीज़ आपको इसमें बताया गया। अब आते हैं सेक्शन 66 क्या कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, सेक्शन 60 क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन आप वर्ड वहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। देखिए क्या बोला, यू हैव नोटिस डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी जो कैन बी रिजाइन, ओके, बट रिसेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी इन द सेम मैनर इज proposal is communicated under section 4 of the contract। सेक्शन 4 में आपको पढ़ाए थे, वहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस का गेम पढ़ाया था। तो सिमिलर रिसेशन में भी रिवोक इस सेवन से ये भी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं 67 इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रिजर्वेबल फैसिलिटी ऑफ फॉर परफॉर्मेंस। क्या कहा गया आपको, सेक्शन 66 देखिए दोस्तों, इफ एनी प्रोमिस इज नेगलेक्ट और कोई मतलब प्रोमिस आपको क्या नेगलेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिस रिजनेबल फैसिलिटी
फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इस प्रोमिसर। प्रोमिसर आपको ये सब क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस करने से। द प्रोमिसर इज एक्यूज्ड बाय सच नेगलेक्ट और रिफ्यूजल टू नॉन परफॉर्मेंस कॉजेज देयर, तो वो परफॉर्मेंस करने के लिए क्या होगा, लायबल वो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, और कॉन्टेक्ट विथ बी टू रिपेयर्स रिपेयर बी हाउस, बी नेगलेक्ट रिफ्यूज टू पॉइंट ऑफ द ए ऑफ द प्लेस विद यू, तो क्या कर रिपेयर क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है हाउस रिपेयर, एक जिसकी जो और दोबारा क्या करेगा, परफॉर्मेंस नहीं करेगा, और वो भी क्या करेगा, नेगलेक्ट और रिफ्यूज कर देगा। ओके दोस्तों, ये आपको हो गया इतने सारे आपको बात टाइम एंड प्लेस पर, यानी मीन्स 46 के आपको यहाँ तक सेक्शन 67 तक कितने सेक्शन हो गए दोस्तों, 21 हो गया ना, 21 आपको सेक्शन पढ़ा दिए, 21 हो गए दोस्तों, 40 और 20 66 61। हाँ ओके, डिस्चार्ज सब करते रहते हैं यहाँ से, फिर ये आपको ऐसे नहीं आता, बस अगर आ जाएगा पॉइंट पॉइंट लिखने से और कुछ नहीं है, बस बताते चलूँगा आपको। फिर ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इंडो का डिस्चार्ज पर करने में देखिए क्या डिस्चार्ज करने क्या है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़ा है, तो ये चीज़ है। दूसरे पॉइंट होता है डिस्चार्ज बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको 2-3 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ बस। डिस्चार्ज बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ, इसका बस पॉइंट याद करना और कुछ इसमें याद करना जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या होता है डिस्चार्ज बाई लेप्स ऑफ टाइम्स, उसके बाद डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब आपको पॉइंट जो बस याद करना, और कुछ इसमें कैसे भी आता नहीं, ऐसे पूछता भी नहीं आपको। और उसके बाद आता है प्रोमिसिव वेब रेमिट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, इफेक्ट और नेगलेक्ट प्रोमिस टू ओरिजिनल, अभी जो पढ़ाए थे ना, उसी का कौन कंटेक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होगा, वही चीज़ आपको इसमें दे रखा है। मर्ज और फ्रेंड, ये चीज़ आपको समझ आ गया दोस्तों। उसके बाद में हमारा ये क्या होता है, टॉपिक एंड हो जाता है दोस्तों। आपको बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया, समझ भी आ गया है, और इसमें जितना भी खास था वो मैं आपको बता दिया हूँ कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बस आपको पॉइंट याद करें, जो पढ़ेंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज है, वो चीज़ आपको इसमें दे रखा है। तो ये वीडियो आपको लिए दोस्तों मैं यही करता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपको मिलेगा, वहाँ से भी आपको अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाने वाला हूँ, वो भी आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।